बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शहर दस्तूर। सेनेट के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी हैं और डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी हैं, जो कि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार थे। लेकिन इन इंतखाबात के बाद अपोजिशन ने जिस अंदाज से इन इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, वो भी एक अहम सवाल है, क्योंकि जो 7 वोट मुस्तरद किए गए हैं उस पर अपोजिशन ने सवालात उठाए हैं। याद रहे कि इससे पहले जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आए थे तो उस दौरान भी हफीज शेख के 7 वोट मुस्तरद हो गए थे। अगरचे कि वोटों के हवाले से, उनकी वोट देने के हवाले से, उनकी नीयत, वोटर की नीयत के पर बात हो रही है, लेकिन ये वही सूरत हाल हुई है जो अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में लाने के लिए जिस सूरत हाल का उसको सामना था, और जैसे हफीज शेख साहब के साथ हुआ, बिल्कुल वैसे ही मामला सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ। प्रिजाइडिंग अफसर ने करार दिया, सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह थे, कि ये वोट मुस्तरद किए जाते हैं, और यूं 48 वोट चूंकि सादिक संजरानी ने, जो कि हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, उन्होंने हासिल किए, तो उन्हें सेनेट का चेयरमैन करार पाए, वो कामयाब हो गए। बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी में जब उनके इंतखाबात का मरहला आया तो वहाँ सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। यानी अपोजिशन से 6 वोट चले गए मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब के पास, उन्होंने 54 वोट हासिल किए। तो सवाल यकीनी तौर पर यह उठाया जा सकता है कि अगर पहले गलती नहीं थी तो ये बाद में क्या हुआ, ये एक अहम सवाल है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत का सेनेट इंतखाबात के बाद हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ है। जो हमने देखा था कि यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में आने के बाद और हफीज शेख की शिकस्त की सूरत में हुकूमत थोड़ी सी मुतज़लज़ल हुई थी, फौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया। अगरचे के बाज़ माहिरीन ये कहते हैं कि एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि फौजिया अरशद जो तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा थी, उन्होंने 174 वोट हासिल करके वो सेनेटर मुंतखब हो गई थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने एक जारहाना फ़ैसला किया और उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया और 178 वोट उन्होंने हासिल किए। उसके बाद भी हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ, लेकिन सेनेट के इंतखाबात के बाद एतमाद में मजीद इजाफा देखा गया है। और अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत के सामने चैलेंजेस हैं, वो किस तरह से हुकूमत उनसे नबरदाज़मा होगी। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से मोहतरमा आलिया हमजा मलिक। आलिया हमजा मलिक साहिबा, आपको गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान जनाब लियाकत शाहवानी। लियाकत शाहवानी साहब को बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार पीजे अमीर। पीजे अमीर साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आलिया हमजा मलिक साहिबा, आपसे इब्तिदा करेंगे क्योंकि आप हुकूमती जमात की रुकन हैं। आप बताइए कितना इजाफा हुआ है आपके एतमाद में? सिर्फ इतना, मुझे ये बहुत जरूरी था इस वक्त इस चीज को हमें जीतना, चेयरमैन सेनेट को, इसलिए कि पिछले 22 साल में जिस तरह से कानून साजी को हैंडल किया गया, जिस तरह से वोटिंग कानून साजी को सेनेट के अंदर रोका गया, तो अब ऐसी कोई हिंड्रेंस हमें अपर हाउस में देखने को नहीं मिलेगी। और हम आवाम की फलाह बहबूद से जितने भी मंसूबे और जो सारी चीजें, जिन चीजों का ख्वाब होकर हम इस पार्लियामेंट में आए, वो हम अच्छी तरह से फुलफिल कर सकेंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि ये सबसे ज्यादा आवाम की कामयाबी है, क्योंकि होता ये था कि हम नेशनल असेंबली में जो भी बिल पास करते थे वो सेनेट में जाकर रुक जाता था और या फिर सेनेट में जाकर रिजेक्ट हो जाता था। तो अब ये जो एक लकीना था कानून साजी करने में, वो हमारा जो है वो हिंड्रेंस खत्म हो गई है। और हम बड़ी मतलब इस चीज को, दिस इज द फर्स्ट सक्सेस कि अब जो हम करना चाहेंगे इन चोरों लुटेरों को एहतसाब पे लाने के लिए या अवाम की फलाह बहबूद से जितने भी कानून साजी करनी होगी वो हम आसानी से कर सकेंगे। ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, आपके जो आप खुद भी चूंकि इत्तेहादी जमात से आपका ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और आप की ज़ाहिर है कि आप इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, आपके लोगों ने भी पूरा वोट दिया और भरपूर तरीके से आप हुकूमत के साथ खड़े रहे। जी, रोज़े अव्वल से हम खड़े रहे और बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो वाहिद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वन ऑफ दी वो कोलिशन पार्टनर है जिन्होंने 2.5 सालों में प्राइम मिनिस्टर के साथ न सिर्फ कोलिशन पार्टनर बल्कि नज़रियाती तौर पे उसके जो पाकिस्तान का जो मोटो है उसके साथ हम खड़े रहे हैं और अरसूद व ज़िया में उसके साथ शाना रहे हैं।
वो इत्यादी जमात रहा है जाम कमाल साहब, जब कभी उसने प्राइम मिनिस्टर का आर्म ट्विस्टिंग नहीं किया। बाकी इत्यादि वक्तन फवक्तन कभी बजट में कभी ऐसे हवाले से करते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एतमाद का वोट लिया, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा लियाकत साहब, माजरत के साथ कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। हम ज़रा उनसे एक कानूनी पहलू पे बात कर लेते हैं, उसके बाद उन्होंने कहीं जाना है, फिर हम आपसे गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। बैरिस्टर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। अली ज़फ़र साहब, अब ये अपोजिशन ने जो कहा है या जो प्लान कर रही है या जो मनसूबा बना रही है कि हमने ये जो वोट मुस्तरद हुए हैं, ये एक तो कानून बताइए कि कानून वोट के मुस्तरद होने के हवाले से क्या कहता है, और क्या सेनेट की कार्रवाई को किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? ये कानूनी एक अहम सवाल है। जी, मुख्तसर ये जवाब है इसका कि सबसे पहले तो सेनेट के जो मेंबरान थे उनको सबको बताया गया था, उनको हदायत थी, और ये वाज़ेह तौर पे राइटिंग में हदायत थी कि वो जो स्टैंप लगाना है वो उस खाली जगह पे, थाने की खाली जगह पे लगाना है जो कि नाम के सामने है। और आपने देखा कि सेकेंड सेशन में जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन था, उसमें सारे 100% लोगों ने उसी खाली जगह पे स्टैंप लगाया। और जो पहला चेयरमैन का इलेक्शन था उसमें सवाल था लोगों के जिनके मुस्तरद हुए वोट, बाकी सब ने उस खाली जगह पे लगाया। तो जब आप खाली जगह पे ना लगाएं और किसी और जगह पे लगा दें, काम के ऊपर या कहीं और, तो फिर जो वोट होता है वो इनवैलिड हो जाता है। तो इसलिए प्रिजाइडिंग अफसर जो थे, जो आए, जो कानून के तहत प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए थे और जिसपे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं था, उन्होंने जब ये रूलिंग दी तो वो फाइनल रूलिंग है। जो सेनेट की कार्रवाई होती है, मेरी नजर में जिस तरह सेनेट अदालत की कार्रवाई को चैलेंज नहीं कर सकते या एग्जामिन नहीं कर सकते, इसी तरह सेनेट की कार्रवाई अदालत नहीं एग्जामिन कर सकती या उसके ऊपर नजरसानी नहीं कर सकती, मेरी नजर में। तो इसलिए सेनेट ने एक बार फैसला कर दिया और सेनेट के प्रिजाइडिंग अफसर ने फैसला कर दिया, अब उसकी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई अपील होती है, ना कोई ट्राइब्यूनल को अपील होती है, ना ये हाई जाया जा सकता है, क्योंकि आइन हमारा बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है आर्टिकल 59 में कि सेनेट की प्रोसीडिंग जो है वो उसके साथ अदालत कोई उसके ऊपर नजरसानी नहीं कर सकती। तो ये बड़ा क्लियर कट पोजीशन है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के काम में अदालतें इंटरफेयर करें और फिर पार्लियामेंट अदालतों के काम में इंटरफेयर करे तो ये इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता आईनी। इसीलिए आइन ने बड़ा क्लियर कट एक डिवीजन कर दी है मेरी नज़र में, और वो डिवीजन ये है कि सेनेट और जो नेशनल असेंबली है वो अपना काम करे और अपनी प्रोसीडिंग्स पे खुद ही फैसले करें, और अदालतें अपनी प्रोसीडिंग्स पे और अपने फैसले खुद करें, उनके साथ पार्लियामेंट इंटरफेयर ना करें। और ये बैरिस्टर साहब, जिन फैसलों का जिक्र किया जाता है वो कौमी असम्बली के फैसले हैं, उसके हवाले से हैं। जो वसीम सजाद साहब का केस था, ये कौमी असम्बली के हवाले से, सेनेट के हवाले से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो फैसले हैं जी, वो फैसले बेसिकली आम इंतखाबात के फैसले हैं। ठीक है। जब आम इंतखाबात होते हैं और उसमें वोटर्स जो हैं, जो अनएजुकेटेड वोटर्स होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते, वो स्टैंप लगाते थे। तो एक जमाने में फिर फैसले आने शुरू हुए अदालतों के कि ये स्टैंप हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने जहाँ स्टैंप लगाया है, जहाँ निशान लगाया है या अंगूठा लगाया है, वो किस वोटर को वोट करना देना चाहते हैं, और हम उनकी जो इरादा है उसको देखने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम वोट जो है वो मुस्तरद। तो वो आम इंतखाबात में तो वो अदालती फैसले भी करते हैं, और इलेक्शन आम इंतखाब में कानून भी ये है कि आप वोट के रीकाउंट के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल जा सकते हैं। लेकिन सेनेट के मामले में मसला मुख्तलिफ है, क्योंकि सेनेट के मामले में आइन कहता है कि अदालतें उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनके जो फैसले हैं, उनके साथ मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उस लिहाज से अगर फैसला हो गया है एक बार रिटर्निंग अफसर का, चाहे वो दुरुस्त हो या सही, या उसको आप कहेंगे सही नहीं है, वो फैसला हो गया है। अब अदालत को के ऊपर
बैठ के अपील नहीं सुन सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब। आपका कहना यह है कि ये सेनेट का मामला है और ये किसी भी फोरम पर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जी लियाकत शाहवानी साहब, आप बता रहे थे कि आप खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी जमात है, सब ने आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और आपने जो हिस्सा डालना था आपने हिस्सा डाला। बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 4 MPs है और हमारा एक सेनेटर ओनली 15 पॉइंट से जो है अनफॉर्चुनेटली वो रह गया, और हम PTI का शुक्रगुजार एज ए कोलिशन पार्टनर वहाँ पे भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है जो उनका मैंडेट है वो उन्होंने सपोर्ट किया बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, और ये जो हमारी कोलिशन पार्टनरशिप है उसका ये फ़ायदा हुआ कि वफाक और सूबों के दरमियान एक अच्छी रिलेशनशिप है। और दूसरा फ़ायदा देखें आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट में और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4th लार्जेस्ट है, लेकिन अपने कैंडिडेट के बजाय उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी साहब को जो है अगेन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद नॉमिनेट किया। हम शुक्रगुजार हैं, दिस इज दैट गुड रिलेशनशिप। और मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले से न सिर्फ पार्लियामान, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, फेडरेटिंग यूनिट सबको फ़ायदा हुआ। और दूसरा जो मिर्ज़ा अफरीदी है वो साबिका फाटा के जो है वो सेनेटर है जो 3 साल बाद वो नहीं रहेंगे क्योंकि KPK में मर्ज हो गया। तो आप ये कह सकते हैं डिप्टी चेयरमैन का जो अपॉर्चुनिटी है, एक मौका फर्स्ट टाइम हैवर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो फाटा को प्रोवाइड किया। इससे बड़ा मस्बत एक जेस्चर जो है फेडरेटिंग यूनिट्स में गया है, सूबों में गया है, और बड़ा एक अच्छा कम्बिनेशन बना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ फ्राम नाउ पंजाब, प्रेसिडेंट साहब जो है सिंध से उनका ताल्लुक है, नेशनल असम्बली के स्पीकर का ताल्लुक KPK से है, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, डिप्टी चेयरमैन का ताल्लुक साबिका फाटा से है। दिस इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और ये वो स्पिरिट है कि जिस पे की बुनियाद पे अगर पास्ट में इस तरह के फैसले होते, सबको इस तरह अकोमोडेट किया जाता, सबके राइट्स दिए जाते, तो बलूचिस्तान और छोटे सूबे बाकियों में इस तरह की डेप्रीवेशन कथन पैदा भी नहीं होती और हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। देर आमद दुरुस्त आमद प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और इस विजन को अप्रिशिएट करते हैं। और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब उन पे बहुत रिलाई करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने बलूचिस्तान को जो तरक्की की शाह पे गामजन किया है और हम बलूचिस्तान को आगे लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और मजमूई तौर पे इससे मुल्क और मुल्क की जो सियासी फिजा है उसको बड़ा उससे फ़ायदा होगा। और सिर्फ कुछ नुकात जो आप उसके हवाले से 7 वोट्स का पूछ रहे थे, देखिए ये जो गलत जगह पे स्टैम्प करने का तरीकाकार है, ये किसी और ने किसी को नहीं सिखाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब के बेटे कासिम गिलानी साहब ने समझाया था। ये तो पहले ये जब वीडियो वायरल हुआ, जाहिर है कि PDM के अपने सेनेटर्स उससे मुतासिर हुए होंगे और उसी से मुतासिर होने के बाद उसका जो इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, गिलानी साहब के वालिद साहब के कैंडिडेसी पे पड़ा, उनके इलेक्शन पे पड़ा। तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि किसी के लिए खड्डा ना खोदें, खड्डा आपने खोदा किसी लिए, गड़ा ना खोदे, आप खुद ही उसमें गिर जाएंगे गवर्नमेंट के लिए और उसमें खुद गिर गए। पीजे अमीर साहब, ये फिर हमने गुज़िश्ता रोज में प्रोग्राम में भी ये कमेंट दिया था, ये बड़ा लाइटर कमेंट है कि वो जो अली हैदर गिलानी ने जो तरीके दिखाए थे उसे PDM वालों ने सीरियस ले लिया और उनके वोट मुस्तरद हो गए, हुकूमत के वोट तो अपनी जगह पे कायम रहे। कैसे देखा आपने इस पूरे अमल को, ये जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ है? PJ साहब, देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज करें कि ये जो लोग हैं, मैं समझता हूँ इनको जिनके वोट्स सही नहीं डले, पहले तो इनको फायर कर देना चाहिए कि आप सेनेट के अंदर बैठे हो, आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पूरी आपको एक डिक्टेशन दे रहा है कि आपने इस तरह अपना वोट डालना है, और फिर भी जाके अगर आप इस तरह की हरकत करते हो तो दे आर नॉट फिट टू बी मेंबर्स ऑफ द सेनेट। ये तो लेजिस्लेटिव हाईएस्ट हाउस इन एनी कंट्री, तो उसके अंदर अगर ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो मैं इनसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए लॉज इस तरह बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिकॉज इन्होंने अपनी नाअहली तो वहीं दिखा दी है कि इन्होंने वोट्स किस तरह दिए। अब बात आती है कि ऑपोजिशन इस पे शोर कर रही है, हाँ जी इंटेंट, ऑल राइट। द क्वेश्चन इज कि एक बॉलर जो होता है उसका भी इंटेंट होता है कि विकेट्स के अंदर गेंद कराए, और उसके पास एक लिमिटेशन होती है कि पॉपिंग ट्री से आगे तुम करोगे तुम आउट ऑफ नो बॉल हो जाओगे। तो इन्होंने तो नो बॉल खुद की है, अब नो बॉल करके फिर कह रहे हैं कि हमें इंटेंट तो मेरी ठीक थी, विकेट तो मैंने उड़ानी थी, लेकिन मेरे से नो बॉल हो गया, व्हाट सेक्टर मैं नहीं करूंगा। तो ये जो इस तरह की हिपोक्रेसी है जिसपे हम अभी डिबेट कर रहे हैं, आई थिंक दिस डिबेट
कोई डिबेट अब उस पर नहीं होनी चाहिए। जब हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान का आगे सोचें कि ये सेनेट आ गई है, नए चेयरमैन आ गए हैं, डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट हो गए हैं। अब आप सोचें कि पाकिस्तान के लिए आपने लॉज कैसे इनेक्ट करने, कौन लॉज आगे लेके जाने, हम तो उसमें बात ही नहीं कर रहे। अब जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसको निकाल दो, उसको ये कर दो, वो पहले वालों का भी यही हाल, इसका भी यही हाल, तो पाकिस्तान का कौन सोचेगा फिर? मुझे बता देना। हमारी डिबेट ही सारी नेगेटिव है कि जब इलेक्शन हो गए, गेट ऑन विद इट एंड फॉरगेट इट। अली ने बड़ी अच्छी बात की है, ये सेनेट का मसला है, सेनेट के अंदर है, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। व्हाई शुड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कम एंड इंटरफेयर इनटू द अफेयर्स ऑफ द सेनेट? तो अगर सेनेट के अंदर फिर आपने ये वो कह रहे हैं वो उर्दू का लफ्ज पंगे करने हैं, तो फिर आपका सेनेट इस तरह नहीं चल सकता है। ये एक मैं समझता हूं इट्स एन ऑगस्ट बॉडी, it is a respectable body, it is the face of the integrity of the country। तो अगर आप इसको इस तरह गंदा करना शुरू कर दोगे, बिलीव मी, ना आपके पास को फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, ना आपके पास को बिजनेस करने के लिए आएगा। वो कहेगा ये तो खुद ही आपस में इस तरह गंदे हो रहे हैं, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे? तो मैं समझता हूँ संजीदगी से हमें यहाँ सोचना है। कोविड आपके सिरों में बैठ गई है, वो आपको आपकी देखें कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बैकफुट पे हो गई है। वी नीड टू बी वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, एंड दिस इज द टाइम फॉर जो कायद-ए-आज़म के आगे है ना, यूनिटी, फेथ एंड कंप्लीट डिसिप्लिन। ठीक है, आलिया हमजा साहब आप बताइएगा। आप तो ऑपोजिशन कहती है कि हम तो मुतल्लिका फोरम्स पे जाएंगे, अगरचे कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने बिल्कुल ये मामला क्लियर कर दिया है कि कानूनी तौर पे सेनेट का मामला है और ये कहीं किसी फोरम पे चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन साथ में अब उन्होंने पीर को इजलास भी बुला लिया और वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे। इससे आपको किस कदर इस्तराब है? कोई इस्तराब है या किसी किस्म का कोई इस्तराब नहीं है? सबसे पहले बात तो ये है कि मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये स्टेटमेंट पहले देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी पीजे मीर साहब ने कहा है कि उसको भी सेनेटर रहने का कोई हक नहीं है, जो सही से स्टैंप ही नहीं लगा सकता। मतलब ये अपर हाउस है, अपर हाउस के सेनेटर को अगर ये अंदाजा नहीं हो रहा और उसकी पार्टी ये क्लेम करी है कि जी मेरे तो वोट रिजेक्ट ही नहीं हो रहा, वो किसी भी फोरम पर जाना चाहते, हम तो कहते हैं जाए, बट उससे पहले जाने से पहले या क्लेम करने से पहले 69(2) जरूर पढ़ ले, जो ये कह रहा है कि आप सेनेट के इलेक्शन को कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। खैर हम तो ये कहते हैं जहां इन्होंने जाने, ग्राउंड इज ओपन फॉर देम, ये अपनी हर ट्राई कर ले। बट द रीजन इज कि यहाँ इनकी हिपोक्रेसी, यहाँ इनके असल मुनाफिक चेहरे अवाम के सामने आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहले दिन से कहते रहे शॉर्ट हैंड बनाए, ये लोग उसके अगेंस्ट जाते रहे, यहाँ तक कि हम इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में गए, ऑर्डिनेंस लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते थे। इन्होंने हर फोरम पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अपोज किया। उसके बाद ये उस चीज की खुशी मनाते रहे कि सेनेटर गिलानी साहब से बनने की, और उनका बेटा टीवी पर आकर क्लेम करता रहा, और टीवी पर आकर ये सबने देखा कि किस तरह से उसने अवामी नुमाइंदों को खरीदने की कोशिश की। उसके बावजूद ये सब उसको जमहूरियत का हुस्न कह के अपने सेनेटर की ये कामयाबी को मनाते रहे। अब जब सबने ये देखा है कि कल प्राइम मिनिस्टर का जो स्टैंड था ना सिर्फ वो प्रूफ हुआ है, बल्कि ये सब लोग, और प्राइम मिनिस्टर ने तब भी कहा था कि जब सेनेट का रिजल्ट आएगा तो ये सब लोग रोएंगे, और आज सबने देखा है कि ऑपोजिशन ने किस तरह सफे मातम बिछा। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमें पीडीएम की फातिहा पढ़ के चावल भी खा लेने चाहिए। द रीजन इज वेरी सिंपल, एक सेनेटर बनाकर ना सिर्फ डिप्टी चेयरमैन हमारा बना सेनेट का, आज जो जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कानून साजी में, आज वो सारी जो चीजें हैं वो हमारे लिए क्लियर हो गई है। तो ये पीडीएम के लिए सोचने का मकाम है। और ये जो कल ये कह रहे हैं, देखें इनके इस्तीफों वाला मामला भी सबने देखा, इनके जलसे जुलूस भी सबने देखे, इनके ईसीपी के सामने जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया वो भी सबने देखा, और अब सेनेट का इलेक्शन भी सबने देखा कि किस बुरी तरह से इनको शिकस्त हुई है। और ना सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि पीडीएम में इस तरह की दरारें पड़ गई है कि पीपल्स पार्टी जो है उसको ये लग रहा है कि नून लीग ने उसके साथ हाथ कर दिया या उसकी पीठ पे छुरा घोंप दिया, और इसी तरह से जेयूआईएफ को लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने उनके साथ धोखा कर दिया। तो सब नजर आ रहा है कि पीडीएम में क्या चल रहा है। अब ये जब कल करेंगे, जो जिस तरह का भी इनका इजलास होगा, जाहिर है ये सारी चीजें एग्रीगेट होकर सामने आएंगी कि हुकूमत का मुकाबला तो तब करेंगे जब ये इकट्ठे रह के कुछ कर सकेंगे। बेसिकली तो ये अपने वफादार के लिए, अपने करप्शन को बचाने के लिए, अपने अब्बू बचाओ
मुहिम के लिए इकट्ठे हुए थे और आज सबने देख लिया है कि ये उसमें भी बुरी तरह नाकाम हो गए और अब ये जो इनका जो जाती मफाद था वो भी खुलकर सामने आ गया है कि ये एक दूसरे का भी साथ देने को तैयार नहीं है। तो जब तक ये फिर हमारा क्या मुकाबला करेंगे, हमें तो इनसे किसी किस्म का न पहले भी खौफ था ना अब खौफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ना सिर्फ स्टैंड प्रूफ हुआ है बल्कि ये साबित हो गया है कि हमेशा सच और हक की फतह होगी और ये जिस तरह की चोरी चकारी करना चाहेंगे, हेरा फेरी करना चाहेंगे, उसका नतीजा इनके सामने ऐसे ही आएगा। और इनकी एक विकेट के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने इनकी दोनों विकेटें उड़ा दी। चल ठीक है लियाकत शहवानी साहब, ये हमने पहले भी इस पे बात की है, लेकिन चेयरमैन सेनेट का बलूचिस्तान से दोबारा बनना और फिर डिप्टी चेयरमैन का साबिका फाटा के इलाके से ताल्लुक जो कि अब मर्ज हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए। और आपने खुद भी फरमा दिया कि ये फेडरेशन के लिए एक बहुत एक अच्छी खबर है, एक पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखने के लिए, उनको एक यकजा रखने के लिए ये एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। बलूचिस्तान के अवाम की भी तवक्कुआत हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भी, वो साबिक फाटा के जो इलाके थे जो मर्ज हो चुके हैं उनकी भी तवक्कुआत हैं। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ये तवक्कुआत फिर पूरी हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, और सेंस ऑफ डेप्रिवेशन इस तरह के मेजर से जो है वो मिटिगेट होना शुरू हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 साल कबल भी जाके कोयटा में सादिक संजरानी साहब को उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया था, अब जाके अगेन सपोर्ट किया। इससे मैसेज ये गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है चारों सूबों को यकसा नज़र से देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के तमाम अवाम को यकसा नज़र से देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को यकसा तरक्की देना चाहते हैं। सी पैक में पिछले गवर्नमेंट में बलूचिस्तान को यकसा नज़रअंदाज किया गया, उसका अजाला प्राइम मिनिस्टर साहब 2 तरीके से कर रहे हैं। एक तो सी पैक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो बलूचिस्तान में उन्होंने शुरू किए, और दूसरा ये कि 600 अरब का अलहदा से एक स्पेशल पैकेज बलूचिस्तान के 9 जो जुनूबी ज़िला हैं उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब ये जब इम्प्लीमेंट होगा, इस पे काम होगा, ट्रिकल डाउन होगा, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, तो बलूचिस्तान के लोग भी जो है तरक्की के सफ़र में जो बिल्कुल ही पीछे रह गए थे उसमें शामिल हो जाएंगे, और इससे वो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन ख़त्म होगा, इससे बेरोज़गारी ख़त्म होगा, इससे खुशहाली आएगी। और एज ए नेशन जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमने इस तमाम लोगों के एक कौम बना के हमने प्रमोट करना है, पाकिस्तान को डेवलप करना है, उस स्पिरिट को वो प्रमोट कर रहे हैं। और इससे देखें, साबिका फाटा उनको भी मौका मिला, अगर इस दफ़ा डिप्टी चेयरमैन का मौका नहीं मिलता तो कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि ये सेनेटर जब 3 साल बाद एक्सपायर होंगे फिर ज़ाहिर फाटा से तो नहीं आएंगे, KPK ही होगा। इसी तरह बलूचिस्तान, आप यकीन जानिए सादिक संजरानी साहब के आने के बाद बलूचिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि चेयरमैन सेनेट का जो पोजीशन है वो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, बहुत ऑनरेबल ओहदा है, सिंबॉलिक ओहदा है, लेकिन ये कि उसमें कोई डेवलपमेंट वो ज़्यादा नहीं कर सकते, कोई ऐसे उनके पास फंड्स नहीं है। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान के लोग इस फेडरेशन में, इस गुलों के दस्ते में अपने पूल को वो उस गुलदस्ते में देखते हुए एक अंदर से एक स्ट्रेंथनिंग वो फील करते हैं, इनकरेज्ड फील करते हैं, वहाँ की भलाई के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए अपनी जो पोस्ट है उसका असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत पहले भी करते रहे। सादिक संजरानी साहब देखे, एक तो ये है कि उसने हाउस को बड़े अच्छे अंदाज से चलाया, दूसरा ये है कि बड़े मिलनसार इंसान है, थर्ड ये है प्रो पब्लिक हैं, लोगों के काम करते हैं, लोगों के साथ उनका मेल जोल है और लोगों के साथ बड़ी अच्छी उनकी रफाकत है। तो इस बुनियाद पे उस पोजीशन को यकीनन उन्होंने बलूचिस्तान के लिए बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया है, बलूचिस्तान के लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। और हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं इंशाल्लाह जैसे उनका पास्ट है इसी तरह सादिक संजरानी साहब इसी तरह बलूचिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए वो अपना आवाज़ भी उठाएंगे। और फिर सेनेट जो है एक लेजिस्लेटिव फोरम है जहाँ पे आप बलूचिस्तान के लिए बेहतर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, और उस लेजिस्लेशन के जो फिर नताइज होंगे वो दूर रस नताइज होंगे। तो ये ओवरऑल जो एक्सरसाइज हुआ है, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों को इससे बड़े इंकरेजमेंट भी है और हमारी बड़ी इंशाल्लाह उम्मीदें वाबस्ता है। और मैं बलूचिस्तान के अवाम, इस मुल्क के अवाम को यकीन दिलाता हूँ अपने 2 साल उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि प्राइम मिनिस्टर साहब और जाम कमाल साहब जो 2 जमातें हैं एज ए कोलिशन पार्टनर जो साथ लेकर चल रहे हैं, जो क्लियर कट उनका विजन है, डेवलपमेंट का एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, पर्पस बिल्ट जो प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, अब उस मरहले में आ गए हैं इम्प्लीमेंटेशन के। अगले 2.5 साल जो हैं वो प्योरली इम्प्लीमेंटेशन, ट्रिकल डाउन और
प्रोजेक्ट्स के, स्कीमात के हैं, और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम जो उनको नज़र आएगा वो बहुत इंशाल्लाह दुरुस्त होंगे। पहले चूँकि एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म बलूचिस्तान में हमने डेवलप किया है, जो करप्शन का बदनुमा दाग बलूचिस्तान के माथे पे ज़्यादा होता था, बाकी सूबों में भी होती है, उसको मिटिगेट किया, उसको रिड्यूस किया, इदारों को अपने पाँव पे हमने खड़ी किए। सिर्फ 3-4 डिपार्टमेंट्स वो काम करते थे और 70-80% PSDP के एलोकेट होता था उन डिपार्टमेंट्स के लिए। अब 41 डिपार्टमेंट सबको हमने स्ट्रेंथन किया है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया परसों कि उन्होंने डायरेक्शन पास किया तमाम सेक्टर्स जो कि इसका क्या फायदा होगा, उसका बड़ा फायदा होगा, रेगुलर आना है कि हर महीने आना है। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे उनको बाउंड कर दिया है सेक्रेटरीज को कि आपने रेगुलर मिनिमम वंस अ मंथ आपने बलूचिस्तान जाना है, बलूचिस्तान के इश्यूज को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको सुनना है, पब्लिक को सुनना है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सुनना है, बलूचिस्तान के ऑफिसर्स को सुनना है, और न सिर्फ सुनना है, उनको एड्रेस करना है, उनको रिड्रेस करना है और उनको हल करना है। तो अब हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो डायरेक्शन है उस पर वो तेज़ी से अमल दरामद करें। बाज़ जगह हम समझते हैं कि रेड टेपिज्म भी है, हमारे ब्यूरोक्रेट जो है सच जो है वो इतना एनर्जी पुट नहीं करते, उनको करना चाहिए। इससे कबल भी 6 महीने कबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज खुद एक डायरेक्शन दिया कि बलूचिस्तान का जो 6% जॉब का कोटा है वफाकी महकमों में, उसका डिटेल प्राइम मिनिस्टर आपको प्रोवाइड किया जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कुछ ऐसी रुकावटें हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स में जो ये नहीं चाहते या इस काम को उन्होंने सुस्त रवि का शिकार कर दिया है, उनको चाहिए। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को अगेन गुजारिश भी करता हूँ कि वो जो 6% जॉब का जो हमारा कोटा है बलूचिस्तान के नौजवानों का, उसी डायरेक्शन को अगेन वो उसको रिफ्रेश करें और एक और डायरेक्शन पास करें ताकि उस पर अमल दरामद हो। पीजे अमीर साहब, एक और चीज़ जो मैंने खुद भी नोट की गुज़िश्ता रोज़ जब ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ, ये रिवायत है और ये बरसा बरस से ये रिवायत है कि जो चेयरमैन का इंतखाब होता है और जो हार जाता है वो तकरीर भी करता है, वो उसको मुबारक भी देता है, चाहे ज़ाहिर है जीतने वाला भी तकरीर करता है, हारने वाला भी तकरीर करता है। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने न कल कोई तकरीर की, न कोई उन्होंने ऑफिशियली मुबारकबाद एज सच दी, जो कि एक रिवायत है। अब सादिक संजरानी साहब खुद गए, उनसे मिले, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तकरीर भी नहीं की। एक तो ये बात, और दूसरा ये भी फरमाइएगा पीजे साहब कि ये जो हुआ है, जो वोट मुस्तरद हुए हैं जिसकी वजह से PDM एक दूसरे पे अब जमातें शक व शकूक का इजहार कर रही हैं, वो क्या लगता है फिर PDM का मुस्तकबिल तो इसी तरह ही रहेगा फिर? देखिए जावेद, हम PDM की बात करते हैं, हमारे तमाम पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता। यही वजह है कि आपके अपार्ट लेट्स से अगर आप चले जाए हिस्ट्री के अंदर भी, अपार्ट फ्रॉम द 1970 इलेक्शंस, आपके कोई इलेक्शन आप जिसका ले लो, एक कंट्रोवर्सी में और ट्रस्ट डेफिसिट पे बात होती है। बात यहाँ हमने करनी है कि भाई आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। प्लीज ये आपने तकरीर की बात की, आई थिंक तकरीर हो जानी चाहिए थी, इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ये। लेकिन जो PDM है और जो अपोजिशन है वो इन स्टेट ऑफ डिनायल है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसके साथ साथ आपने देखा है कि अब बयानबाजी इस तरह हो गई है कि अगर आज आपने नवाज शरीफ की वो एक वीडियो देख ली है जिसमें उन्होंने पब्लिकली कहा है, इमरान खान का नाम लिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस का नाम लिया और उनको थ्रेट कर दिया कि भाई इसके रिपरकशंस और हिसाब आप देंगे। तो जब आप इस तरह के पूरे पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आपके पार्टी के अंदर भी एप्रीहेंशंस आती हैं। देखें, पूरा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फौज के साथ खड़ा है, अपोजिशन और गवर्नमेंट। लेकिन जब इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आती हैं तो पार्टी के अंदर भी फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं। वो देखो जी, हमारे लीडर ने ये क्या बात कर दी है, अब कुछ हो गया, हमारा क्या पॉलिटिकल फ्यूचर होगा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ आपके पास एक और एक बॉम्बशेल इस वक्त तैयार हो रहा है। अब ये बॉम्बशेल कब फटता है और इसका रिएक्शन क्या होता है ये आपके सामने नजर आ जाएगा। ये डेवलपिंग स्टोरी है। लॉन्ग मार्च कर लेंगे, लॉन्ग मार्च से आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को हटा देंगे आप, तो बल्कि जो गवर्नमेंट इन वेटिंग है द ऑपोजिशन, आप उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल अगर ये गवर्नमेंट आती है फॉर वॉट एवर रीजन ये परफॉर्म नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि ये जो आज की जो गवर्नमेंट है ये आप कहते हैं हाल इनको बैठने देगी, बिल्कुल नहीं बैठने देगी। सो सेंसिबिलिटी यही
आपको अलाउ करती है कि अपने डिफरेंसेस जो है खत्म कर दो, इलेक्शंस को खत्म कर दो एंड मूव अहेड। हम मूव अहेड नहीं कर रहे, कभी एक कंट्रोवर्सी में, कभी दूसरी थ्रेट, कभी तीसरी थ्रेट। ये थ्रेट से हमने इस मुल्क को नहीं चलाना। अगर हम आपस में एक दूसरे को थ्रेट करते रहेंगे तो फिर इंडिया क्या करेगा भाई? वो तो कह लो कि कंटिन्यूस थ्रेट है उसकी तरफ से। हालांकि आज ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि आपके आर्मी चीफ ने और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है उनके साथ और गवर्नमेंट ने मिलकर एक मुआहदा कर दिया सीज़फायर लाइन के ऊपर भी। सो वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अब इंटरनली एक महाज खुल जाएगा जावेद, इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। डोंट फॉरगेट, ये जो आवाम बैठी है ये गवर्नमेंट की भी है और ऑपोजिशन की भी है। हमने इसको उकसाना नहीं है एंड दैट इज वेयर वी आर फेलिंग राइट नाउ। ठीक है आलिया हमजा मलिक साहिबा, ऑपोजिशन तो जाहिर है कि वो कोशिश करती है कि वो हुकूमत को अपनी पिच पे खिलाए। ये हुकूमत की दानिश होती है कि वो किस तरह से आगे एक्ट करती है। अब हमें आगे बढ़ना है, क्या हुकूमत ऑपोजिशन सियासी हलचल होगी, सियासी गर्मा गर्मी होगी, सियासी तसादुम की तरफ जाना होगा हमें, या हुकूमत जो है इसमें एक दानिश का मुजाहरा करेगी, फहम का मुजाहरा करेगी और वो ऑपोजिशन को, क्योंकि अब तो सारे मामलात हल हो चुके हैं, जो अहम मामलात थे, सेनेट का मामला था वो भी अब ख़त्म हो चुका है, ऑपोजिशन को बिठाएगी और मुल्क के लिए आगे काम करना होगा। सबसे पहले की बात को कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान खान, तो उसका रीजन यही है कि ना सिर्फ उन्हें बलूचिस्तान की मरहूमी का एहसास है बल्कि उन्हें फाटा के लोगों का भी एहसास है और इसीलिए फाटा को केपीके में मर्ज किया गया। और जिस तरह से कल देखा कि उन्होंने बलूचिस्तान के फेडरेशन को मजबूत किया, बलूचिस्तान और फाटा को नुमाइंदगी देकर ये बताया कि वो सही मानों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सेनेट में इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके मुकाबले में अगर हम ये देखें तो PMLN और पीपल्स पार्टी की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि वो अपने सेनेटर पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा और PMLN पंजाब के अलावा कहीं से भी नहीं बना सकी। सिर्फ और एक जिससे कह लें कि इस्लामाबाद से जिस तरह से उन्होंने सीट ली वो भी आपके सामने। बाकी आप ये देख लें KPK से हमारे सेनेटर मुंतखब हुए, पंजाब से हमारे हुए, सिंध से हमारे हुए और बलूचिस्तान में जाहिर है जो हमारी कोalition पार्टनर है उनकी मदद से हमारे वहां से भी लोग आए। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक वाहिद जमात है जो फेडरेशन के लेवल पर है और बाकी जमातें जो है वो सूबाई जमातें बन चुकी है। अब आज जो आपने ये बात की है कि हमें ऑपोजिशन के साथ, देखिए मेरी एक बात सुने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर स्टैंड है और उनका स्टैंड है कि मैं ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ना करप्शन के केसेस पर किसी किस्म का रिलीफ दूंगा, ना मैं इन्हें करप्शन पर माफ करूंगा। NRO आप ये देखें कि जब पेटअप की बात आ रही थी 37 में से 35 तकात वो ऐसे चेंज कराना चाहते थे जिनसे उनकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जॉइंट सेशन करके पेटअप के लिए कानून साजी की, लेकिन इन चोरों और लुटेरों और करप्ट लोगों के आगे वो नहीं झुके। अब भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जब हम ये बात करते हैं ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए, हम सबके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन जब ये बात करेंगे क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा अवाम का है और यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं ये अवाम का पैसा जो इन्होंने लूटा हुआ है, जो ये चोरी करके बाहर लेकर गए, जो ये मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेकर गए, ये वापस कर दे। उसके बाद हमारी तो इनसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। तो रीजन इज वेरी सिंपल, ऑपोजिशन को नजर आ रहा है कि जिस तरह का, देखिए जिस तरह उन्होंने फेटअप पे हैंडल करने की कोशिश की, जिस तरह से और इश्यूज के ऊपर जो अवामी मफाद के इश्यूज थे उनको रोकने की कोशिश की, एहतसाब के आगे हैंडल करने की कोशिश की, नैब में अमेंडमेंट कराने की कोशिश की, ये सारी वो चीजें थी और अब इनको ये नजर आ गया है कि ये सारी चीजों पर हमें सक्सेस भी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की इकोनॉमी का रिवाइवल भी हो गया। कोविड में जहां पूरी दुनिया सफर करी और पूरी दुनिया के इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे, इवन UK और USA जैसे मुल्कों में पाकिस्तान ने बहुत हद तक उस पर कंट्रोल करी है। और आज अगर हम 8 महीने के इकोनॉमी की सिचुएशन देखते हैं तो आज भी हमारी एक्सपोर्ट जो आज का फिगर आया वो 4% इंक्रीज हुआ है। हमारे रिमिटेंसेस में 8 कंसेक्टिव मंथ के अंदर इंक्रीज आया।
तो ये सारी चीजें ये कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के दुश्मन, और स्पेशली यहाँ पर मैं ये बात करूंगी कि ये जब इंस्टीट्यूशन को मलाइन करने की कोशिश करते हैं, ये जब हमारी आर्मी को, जिस तरह से पीजे मीर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने हमारे जनरल्स के नाम लेकर उनको मलाइन करने की कोशिश की, तो मैं ये बताऊं कि ये जो धरती है इसके पीछे वर्दी है। इनको ये सोचना चाहिए कि ये जिन इदारों को और जिन अफसरान के अगेंस्ट जाने की कोशिश करें, हम ऐसी कोई हरकत इनको करने की नहीं इजाजत देंगे। प्लस अगर ये मोदी के एजेंडे को या इंडिया को किसी चीज का खुश करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और पीटीआई इनके आगे खड़ी होगी, और यही बेसिक इनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो ये फ्रस्ट्रेशन इदारों पर निकाल रहे। क्या ये जो है सबको ये पता नहीं है कि ये किस तरह से जनरल जिलानी और जियाउल हक साहब का कद्दा इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचे? द रीजन इज वेरी सिंपल। आज पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि इनका एजेंडा पाकिस्तान के हक में नहीं। सही है, लेकिन लियाकत शाहवानी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये हुकूमत की और वजीर आज़म इमरान खान साहब की बात मान लेते वो ओपन बैलेटिंग के जरिए से, तो आज ऑपोजिशन को इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता? अगर चाहिए इनकी एक सीट कम होती लेकिन फिर भी इनकी जो पोजीशन थी वो तो मेंटेन रहती ना। इनकी बदनीयती शुरू से शफाफियत के खिलाफ थी। COD में ये तय था, उस पर अमल दरामद नहीं किया। 18th अमेंडमेंट अप्रैल 2010 में अच्छा मौका था, बाकी अमेंडमेंट हो सकते थे। 102 आर्टिकल, सब आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुई, इसमें भी हो सकती थी, उन्होंने नहीं किया। आर्टिकल 62-63 ये प्रपोजल था पीपल्स पार्टी का कि उसको डिलीट किया जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ को यकीन था कहीं जरदारी साहब करप्शन के केस में दर लिए जाएंगे, ठीक है, और उसी में जरदारी साहब बच गए, मियां साहब जो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुए। अब इनको ये यकीन था, पैसे थे इनके पास कि हम मैनेज कर लेंगे, कुछ सेनेटर MPs खरीद लेंगे और सेनेट में ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे, और उन्होंने पैसा लगाया। इसी नीयत के तहत उन्होंने सीक्रेट बैलेट को अपने जो पोशीदा उनके अज़ाइम थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ओपन बैलेटिंग को अलाउ नहीं किया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब का आप नीयत देखें कि कितनी शफाफियत की नीयत है कि 3-4 माह से मुसलसल वो कह रहे थे कि सीक्रेट बैलेट को ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशली एडवाइजरी के लिए गए, ऑर्डिनेंस लाया गया, बिल टेबल किया गया, उसके बावजूद PDM वो जो है मुसलसल एडमेंट रही और उन्होंने मुखालफत किया, और जब खड्डा उन्होंने खोदा उसी में आज वो खुद गिर गए। जैसे उस वीडियो में जैसे पहले हमने जिक्र किया, उन्होंने खड्डा खोदा उस वक्त हफीज शेख साहब के साथ के लिए, तो एक छोटा सा फायदा उस वक्त उनको हुआ, लेकिन अभी वो गिलानी साहब जो है उस खड्डे में गिर गए। तो आप नीयत साफ रखें और कभी ये ना सोचें कि इस वक्त ये मेरे फायदे में जा रहा है। जो आर्टिकल जिस वक्त आपको सूट कर रहा है आप उसको सपोर्ट करते हैं, बाद में उसकी मुखालफत करते हैं। बेहतर ये है आज भी मैं आपको कहूँ जावेद साहब कि फिर फ्यूचर में इस तरह के सेनेट के इंतखाबात आएंगे, जनरल इलेक्शन आएंगे, आज अपोजिशन और गवर्नमेंट सबको बैठ के एक कमेटी उनको कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए जहां जहां इस तरह के लूप होल्स हैं, ताकि फेयर प्ले के लिए आपको ग्राउंड मिल सके, ताकि उसमें आप खुद हाउंट ना हो, ताकि अपॉर्चुनिस्ट जो सेनेटर्स हैं या MPs हैं उनको ये फायदा ना मिले, ताकि वोटर को इज्जत मिले, सेनेटर को वो इज्जत मिले और इन्वेस्टर को डिस्करेज किया जाए। और इन्वेस्टर को आप इसी तरह डिस्करेज कर सकते हैं कि सिस्टम आप बनाएं। सिस्टम आप नहीं बनाते, लूप होल्स हैं उसमें, आप भले अखलाकियात का दर्स देते रहें, आप भले कोर्ट्स में जाएं, आप भले इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दें, लेकिन जब सिस्टम उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको स्पेस दे रहा है, उसके बाद एक एक इंडिविजुअल को आप नहीं रोक सकते। कलेक्टिव आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। और अगेन दिस इज द राइट टाइम। इस वक्त अगर हफीज शेख साहब के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट की वजह से अगर ट्रेजरी बेंचेस को नुकसान हुआ तो PDM को उससे बड़ा नुकसान हुआ, अब दोनों का अगर नुकसान हो चुका है तो मैं समझता हूं कि इस नतीजे की बुनियाद पे बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, भले उसका मुस्तकबिल में फायदा किसी जमात को हो, कलेक्टिव फायदा डेमोक्रेसी को होगा, पार्लियामेंट को होगा और पाकिस्तान के आवाम को होगा। यही नुक्ता मैं पीजे मीर साहब से भी पूछूंगा। पीजे साहब, क्या इस एम्बैरेसमेंट से ऑपोजिशन बच सकती थी अगर वो जो हुकूमत की जानिब से जो ओपन बैलेट का कहा गया था उसको सपोर्ट करती? क्योंकि देखिए ये वही हुआ कि हफीज शेख साहब के मामले में यूसुफ रजा गिलानी साहब तो आ गए, लेकिन फिर वही चीज सीक्रेट बैलेट की वो उनको लड़ गई। यानी हुकूमत के तो अपने वोट पूरे रहे 48 और डिप्टी चेयरमैन के मामले में तो 6 वोट ऑपोजिशन से चले गए, तो ये तो ऑपोजिशन को एम्बैरेसमेंट हुई ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है
लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेशनल असेंबली में जो आपने देखा कि जो सेनेट के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उसके अंदर फैसल वादा और एक दो और के जो वोट खराब हुए, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। लेकिन ये 6 हो गई, इस पर डिस्कशन पड़ गई क्योंकि आपका वो चेयरमैन इलेक्ट नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ इस अगस्त हाउस की आपने इज्जत बचानी है। आप जब तक इसकी इज्जत नहीं बचाएंगे, और इसी मैं समझता हूँ मिकी माउस रोल आप प्ले करेंगे, आप पूरी दुनिया में बदनाम कर देंगे इस हाउस को। खुदा के लिए कुछ सोचें, हमने आगे बढ़ना है। आपकी लंबी लंबी जिंदगी अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, लेकिन आपने चले जाना है, इस मुल्क में रहना है, इसके इदारों में रहना है, और इसके इदारे जो ट्रेडिशन से चलते हैं। तो अगर हम ये ट्रेडिशन सेट करेंगे अपनी सेनेट की, तो बिलीव मी आपकी इज्जत कहीं नहीं होगी। आपकी वही इज्जत होगी जो नाइजीरिया को नंबर 1 करप्ट नेशन कहा जाता था। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर अब डिबेट खत्म कर दें, खुदा के लिए आगे चलें। आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव द टाइम एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम कि आप इस फ्रिवलस, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस एंड एब्सोल्युटली आप कह लो कि इसके अंदर डिबेटिंग का कोई फायदा कोई नहीं है। व्हाट विल यू डू? Long march में you think you will topple the government? Long march में you think you will damage the Senate? What will you do? You cannot do anything. Rather आप आए, अपनी कंस्ट्रक्टिव तजावीज दें गवर्नमेंट को, बैठें और असेंबली के अंदर एक दूसरे से डिबेट करें, दबा के डिबेट करें, आर्ग्यू टू काउंटर आर्ग्यू। ये जब तक आप नहीं करोगे ये रोडों पे निकलने का, तो फिर वो जो आपका एक स्लोगन रहा है, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, डिक्टेटर्स है, तो देन व्हाट आर द कॉन्ट्रडिक्शन हियर? आपके पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, गेट ऑन विद इट। अब क्यों इसमें आप कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ रहे हैं? तो मैं समझ रहा हूँ ये अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। खुदा के लिए आपने भी आपकी हुकूमत चलानी है। सेट अ प्रेसिडेंट, सेट अ ट्रेडिशन। अगर ये नहीं कर सकते देन प्लीज गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। आपके पास नए पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, लेट देम हैंडल द कंट्री। बट यू पीपल बेसिकली जो एक्सपायरी डेट पे, सेल बाय डेट पे, प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एंड डोंट डिसरप्ट पाकिस्तान। आलिया हमजा साहिबा, वक्त बहुत कम है, आपके पास भी जाहिर है अब मौका आ गया है, आपका एतमाद में भी इजाफा हुआ है। जो अवामी भलाई के काम हैं, महंगाई हैं, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आई अवाम के लिए, और अवामी फलाह बहबूद ही हमारा जिससे कह लें नस्बुल ऐन है। सबसे पहली बात तो मैं पीजेपी मीर साहब की बात को आगे बढ़ाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि इंस्टीट्यूशंस को इस सियासत में जब ये लोग खुद लेकर आते हैं, ये खुद मलाइन करते हैं, तो हमें उनके दिफा के लिए आगे आना पड़ता है और हम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का पहला रेजोल्यूशन था इस साल का कि कोई भूखा नहीं सोएगा, और जिस तरह से देखा गया है कि उन्होंने रात को सर्दी में सोने वालों को छत, भूखों को खाना, और इस तरह से अवाम की और भी रिलीफ के काम किए हैं, सेहत कार्ड वगैरह। तो हम कमिटेड हैं अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, और जिस तरह से हमें जो भी करना पड़ेगा हम अवाम के लिए आए और हम अवाम की फलाह बहबूद के काम ही करेंगे। और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा मलिक साहब, आपका। पीजे मीर साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए लाहौर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत शहवानी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहे। हुकूमत के एतमाद में यकीनी तौर पर इन इंतखाबात के बाद इजाफा हुआ है। अपोजिशन तो कहती रहती है कि हम एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन हुकूमत को अपनी तवज्जो अवामी जो फलाह के मसाइल हैं और जो अवामी फलाह के जो काम हैं उस तरफ देनी होगी। और ये जो महंगाई के मसाइल हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, इस पर काबू पाना होगा ताकि पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट दिया है वो उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।